अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 8 जनवरी दिन जुमेरात का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज की वीडियो में 3 अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने GT रोड शो किया है, पंजाब का विज़िट किया है। अब से कुछ देर कबल वो लाहौर पहुँचे हैं, मगर रास्ते में एक मरतबा फिर उनका सामना पंजाब सरकार की फस्तायत से था। काफ़ी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, नामालूम अफराद ने उनके काफ़िलों पर हमला किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े। दिन भर क्या होता रहा, ये तमाम तफसीलात जो हैं आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूंगा। कल से सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध शुरू होने जा रहा है और उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। उस दौरे को भी नाकाम बनाने के हवाले से ये जो अथॉरिटेरियन रजीम है वो एक्टिव हो चुकी है। जबकि तीसरा और अहम तरीन मौजू वो इस्लामाबाद से मुतालिक है, मुल्क के दारुल-हुकूमत से मुतालिक है। और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अगर ये सब वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में हो सकता है तो फिर मुल्क के दीगर हिस्सों की क्या सूरत हाल होगी। जनाब, इस्लामाबाद में दरख्तों का कत्लेआम जारी है, ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं और DHA जो इससे कबल इस्लामाबाद में नहीं था वो भी पहुंच चुका है। और इस सिलसिले में हज़ारों दरख्त जो हैं वो काटे गए हैं और भरपूर आवाज़ जो है वो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे उठाई जा रही है। मगर मोहसिन नकवी सरकार और उसके लाए गए चेयरमैन CDA जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो की सूरत में मैं आपके सामने रखूंगा। आपसे इल्तमास है जनाब कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले डेवलपिंग स्टोरी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, उस पर हम ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। चूँकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अज़हज़ई को इमरान खान ने यह मैंडेट दिया था और कहा था कि आप मुज़ाकरात करने हैं, मुज़ाकरात करें, एहतजाजी तहरीक चलानी है तो आप एहतजाजी तहरीक चलाएं। उनकी जानिब से कुछ खासी एक्टिविटीज़ नहीं की जा रही थी। तो इस टाइम स्पैन में फिर हमने देखा कि सुहेल आफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों के हवाले से इमरान खान ने अहकाम दिए और उसके बाद फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस भी हुई और 8 फरवरी की एक तारीख दी गई कि शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल और दुनिया भर में उस दिन को एक योम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। और उस सिलसिले में मोमेंटम के लिए वो पंजाब का दौरा कर रहे थे और इससे कबल सुहेल आफरीदी साहब ने भी दौरा किया। सुहेल आफरीदी साहब ने जब दौरा किया तो उसमें पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इंतहाई शर्मनाक हरकतें की गई थी वो हम सब ने देखी। जिस तरह से पंजाब सरकार ने पाकिस्तानियत से खेला, जिस तरह से पंजाब सरकार ने फेडरेशन से खेला, कौमी सलामती पर हमलावर हुई। यानी एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे में नहीं जा सकता था। एक सूबे के वजीर आला को जब दूसरे सूबे के विजिट पर गया तो उसे किस किस चीज़ों का सामना हुआ। उसे वहाँ पर कुछ पेड प्रोपोगेंडा टूल्स जिनको सहाफ़ी बनाकर, ये बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स जो इस वक्त बने हुए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जो रियासती कासलेसी कर रहे हैं, अथॉरिटेरियन रजीम उन पर करोड़ों रुपए के पैसे जो है, बजट जो है वो निशावर करती जा रही है। सवाल हुआ कि जी आप ड्रग माफिया हैं, आप स्मगलर माफिया हैं, आप चर्च लेकर आए हैं। और फिर जो भी हुआ उसमें पैनिक पंजाब सरकार ने किया। एक मरतबा फिर उसी पैनिक का मुजाहरा, उसी फस्तायत का मुजाहरा, उसी इंतहाई खतरनाक खेल का मुजाहरा अफसोसनाक तौर पर कहना पड़ रहा है कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इस विजिट के दौरान भी पंजाब सरकार का सामने आया। हुआ कुछ यूँ, मैं क्विकली आपको टाइमलाइन बता देता हूँ। हुआ कुछ यूँ जनाब कि जब सुबह ये काफिला निकला इस्लामाबाद से तो इनका जो पहला पड़ाव था वो जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं उनके पास था। उन्होंने इन्हें वहाँ रिसीव किया। इनके मुख्तलिफ GT रोड पर इस्तकबालिये थे। और उसी दौरान जब ये काफिला पहुँचता है जनाब गुजरात, गालिबन पहला वो पड़ाव था, तो वहाँ पर कुछ नामालूम अफराद होते हैं, वो गाड़ियों के शीशे तोड़ देते हैं। और वो नामालूम अफराद इस ऐसी गाड़ियों में होते हैं जो नजर आई वीडियो में, ब्लैक वीगो और दीगर गाड़ियां कि जिनकी नंबर प्लेट नहीं होती और पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही है। और वो जिसकी गाड़ी का दिल करता है GT रोड पे खड़ी है इस काफिले में, वो उसकी गाड़ी को तोड़ रहे हैं, लोगों पर तशद्दुद कर रहे हैं, डंडे उन्होंने उठाए हुए हैं, रास्ते में गाड़ियां रोक ली गई हैं। लेकिन ये काफिला रुकता नहीं है जनाब, ये काफिला आगे बढ़ता जाता है। और फिर गुजर खान में जो पुलिस थी उसने वहाँ पर जो इस्तकबालिये के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान खड़े थे उनको भी गिरफ्तार किया और गुजरात में गाड़ियां तोड़ने के जो वाक़यात हैं वो हमने देखे। उसके बाद फिर ये हुआ कि जी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो सूबाई सदर थे यानी अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जमात के, उनका नाम है सैयद हसन काज़मी, और दीगर जो उनके दर्जनों कारकुनान थे उन्हें लाहौर से भी गिरफ्तार किया गया। अब लाहौर में क्या पुलिस ने फस्तायत मचाई है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ।
مگر پھر ہوا یہ کہ جب ان کے قافلے روکے گئے تو پھر احتجاج کر کے علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں وہ پیدل بھی انہوں نے کچھ سفر کیا، اور اس کے بعد مختلف سوشل میڈیا پہ فوٹیجز آئیں اور ہم نے دیکھا کہ جو گاڑیاں کے شیشے توڑے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک اور حرکت کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں امجد نیازی، انہیں اور ان کے ساتھ جو میجر ریٹائرڈ ظفر گوندل صاحب تھے انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد سڑک سے گھسیٹتے ہوئے رپورٹڈلی انہیں جو ہے وہ وہاں پر گرفتار کیا گیا۔ علامہ راجہ ناصر عباس کے صاحبزادے کو گرفتار نہیں، اغوا کیا گیا، انہیں اٹھایا گیا، اس کے بعد انہیں پولیس وین میں ڈالا گیا۔ جب اسے پولیس کی گاڑی میں ڈالا جا رہا تھا تو پھر بہت سارے لوگوں نے وہاں پر دیکھ لیا، اور پھر پولیس ہی انکاری ہو گئی کہ ہم نے گرفتاری نہیں ڈالی، چونکہ اب لوگوں نے دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد یہ جو اغوا کا منصوبہ تھا یہ ناکام ہوا، اور پھر رہا کر دیا گیا۔ پہلے کے جو دونوں رہنما ہیں انہیں بھی رہا کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس پر اپنا رد عمل دیا اور بڑے سخت الفاظ میں رد عمل دیا، اور اس کے بعد جناب پھر یہ قافلہ جب آگے بڑھتا گیا تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ اب سے کچھ دیر قبل یہ قافلہ جو ہے لاہور پہنچا ہے۔ اس قافلے نے آج داتا دربار کا رخ کرنا تھا، اطلاعات یہ تھی کہ داتا دربار کو بھی بند کر دیا گیا تھا، جس کے بعد یہ قافلہ جو ہے اس نے جانا تھا زمان پارک۔ لاہور یہ قافلہ پہنچ چکا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اب سے کچھ دیر بعد زمان پارک میں پریس کانفرنس بھی کی جائے گی جناب۔ تو جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 8:30 بجے رات کا وقت ہے، تو چونکہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے اس لیے وقت بتانا آپ کو لازمی مقصود تھا۔ اب یہاں پر آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، جو میرے نزدیک ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، پنجاب کسی کی ذاتی جاگیر ڈکلیئر کر دی گئی ہے؟ پنجاب پہ جو ایک قابض مافیا مسلط ہے جو 8 فروری کے جھوٹے مینڈیٹ کی صورت میں وہاں پر حکومت کر رہا ہے، وہاں پر اب کوئی نہیں جا سکتا۔ سہیل آفریدی صاحب گئے تو وہ کنٹونمنٹ 2 روز داخلے کی اجازت لیتے رہے، لیکن ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کنٹونمنٹ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اب تحریک تحفظ یعنی پاکستان اپوزیشن کا ایک الائنس ہے، وہ پی ٹی آئی نہیں گئی، اپوزیشن کا ایک الائنس کیا ہے، لیکن وہ بھی پنجاب میں نہیں جا سکتا۔ آپ صوبوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر رہے ہیں، آپ لوگوں میں نفرتیں بو رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے۔ نفرتیں بونے والے، صوبوں کو آمنے سامنے کھڑا کرنے والے، فیڈریشن کی جو علامت ہے صوبوں کی ہمانگی، اس پر حملہ آور ہونے والے قومی سلامتی کے خلاف خطرہ ہیں، یا پھر اس نظام سے مخالفت کرنے والے قومی سلامتی کے خلاف خطرہ ہیں؟ اور پھر علامہ راجہ ناصر عباس کے صاحبزادے کے ساتھ جس طرح سلوک ہوا، وہ کون ہے؟ اس وقت وہ سینٹ میں، آپ کی وہ سینٹ جو فیڈریشن کی علامت ہے، وہاں پر لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے نامزد کیے گئے ہیں، لیکن آپ ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے۔ مطلب پنجاب میں اب جانے کے لیے کسی سیاسی جماعت کو یا کسی اپوزیشن الائنس کو ویزا لگوانا پڑے گا، اجازت لینی پڑے گی، وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، لاہور کا کنٹونمنٹ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یا پھر یہ کسی کے باپ کی جاگیر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ تو انتہائی افسوسناک مناظر ہیں، قومی سلامتی سے کھیلا جا رہا ہے، اور اس پر مطلب بعض اوقات ہم بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس سب کا اختتام آخر کہاں پہ ہوگا۔ یہ سب ہوا جناب، اس کے بعد اب آ جاتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے اوپر۔ ان کا دورہ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے آپٹکس کے لیے تو بڑا اچھا کھیل کھیلا اور کہا کہ جی ہم ویلکم کہیں گے، اور وزیر اعلیٰ سے ہم ملاقات بھی کریں گے، اور انہیں قانون کو ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت بھی ہوگی۔ اب ان کا دورہ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایسا کرتی ہے یا نہیں، لیکن 9 اپریل 2022 سے لے کر آج تک اس ملک میں چار دیواری کے تقدس کی پامالی ہو، بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں ہوں، فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوں، عدلیہ کو دفن کرنا ہو، آئین پاکستان پر حملہ آور ہونا ہو، عورتوں کی عزتوں سے کھیلنا ہو، ان کی چادریں گھسیٹنی ہوں سڑکوں پہ، انہیں غیر قانونی طور پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت جیلوں میں ڈالنا ہو، عدت جیسا گھٹیا کیس بنانا ہو، مکمل طور پر آن بورڈ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ آپٹکس کے لیے اب انہوں نے ضرور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ویلکم کیا ہے، اور بطور صحافی میں اس معاملے کو اپریشیٹ کروں گا کہ اگر واقعی ہی وہ اپنے اقدامات پر قائم رہتے ہیں، اپنی کئی بات پر قائم رہتے ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب کو وہاں وہی، یہ سہیل آفریدی نہیں جا رہا، ایک صوبے کا چیف منسٹر جا رہا ہے، ایک 4.5 کروڑ لوگوں کا چیف ایگزیکٹو جا رہا ہے۔ اگر وہاں پر ان کی عزت ملے تو پاکستان پیپلز پارٹی داد کی مستحق ہوگی۔ مگر وہیں پر جو چیمبر آف کامرس ہے جناب، ان کی جانب سے ایک ملاقات رکھی گئی تھی سہیل آفریدی صاحب کے لیے، لیکن آج وہاں سے ایک نوٹیفیکیشن آیا پختونخوا گورنمنٹ کے نام کہ ہم کچھ غیر وجوہات، ایسی وجوہات جو بتائی نہیں جا سکتی، اس کی بنیاد پر یہ جو ملاقات ہے، یہ جو وزٹ ہے ان کا، وہ کینسل کر رہے ہیں۔ تو معاملات وہاں پہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں سہیل آفریدی کے خلاف، لیکن اگر انہیں لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے تو یہ معاملہ پیپلز پارٹی کے بھی گلے پڑ سکتا ہے کہ وہاں اگر پاکستان تحریک انصاف
कराची और हैदराबाद में मैसिव पावर शो करके ये पैगाम दे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी ख़त्म नहीं हुई। हाल दो कि हम सब जानते हैं, मगर जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं वो रोज़ नैरेटिव एक नया बनाते हैं। तो सुहेल आफरीदी साहब का हैदराबाद का भी दौरा है, कराची का भी दौरा है। इस सारे मामले में उन्होंने ISF से मिलना है, इंसाफ यूथ विंग से मिलना है, वहाँ के रहनुमाओं से मिलना है, मज़ार कायद पे जाना है। अब देखते हैं कि वो PTI जो है वो लोगों को मुतहरिक कर पाती है, लोग वहाँ सुहेल आफरीदी साहब के लिए निकलते हैं या नहीं निकलते। बहरहाल स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों के सिलसिले में उन्होंने जाना है। अब आ जाते हैं अपने आखिरी मौजू पर, इस्लामाबाद। वैसे पूरे पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत कर दी गई है मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, हमारा ग्लोबली हम देखें तो हमारा इनपुट जो है, यानी हम उस मौसमियाती तब्दीलियों की जो वजह है उसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो सबसे कम है, और जो इफ़ेक्ट ही है हम वो सबसे ज़्यादा है, बजाय इसके कि उस पर काम होना चाहिए। मुल्क के दीगर हिस्सों में क्या सूरत हाल होगी हम इमेजिन करें। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, यहाँ पर दरख्तों का कत्लेआम जारी है जनाब। सबसे पहले एक ईरान एवेन्यू बनता है, हज़ारों दरख्त काट दिए जाते हैं। उसके बाद ये शक्कर-पड़ियाँ का मकाम है, जंगल था सारा, काट दिया गया, मलिया मेट कर दिया गया। F9 पार्क से दरख्त जो है वो काटे जा रहे हैं। और उसके पीछे की जो कहानी सामने आई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ जनाब। हुआ कुछ यूँ है कि अब D12 इस्लामाबाद का एक सेक्टर है, वहाँ पर एक स्टेडियम और एक स्टेट ऑफ द आर्ट होटल बनाने की तैयारी हो रही है, जिस पे एक तखमीना जो लगाया गया है वो ये है कि मज़ीद 13,000 दरख्त जो हैं वो वहाँ पर भी निशाने पर हैं। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद का इलाका है शाह अल्लाह दिता, और उससे मुल्हक़ा जो पहाड़ियाँ थी, जो सरसब्ज़ व शादाब और ख़ूबसूरत मुकामात थे, वो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने सिक्योरिटी के नाम पर एक्वायर करने का फ़ैसला किया है। और इसके साथ साथ जो DHA है जनाब वो अब इस्लामाबाद में आ चुका है, और DHA ने CDA के साथ मिलकर NIH, ये नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद चक शहजाद के इलाके में, उसके साथ की जितनी भी ज़मीन थी उस पर कब्ज़ा कर लिया है। ये सहाफ़ी एजाज सैयद दावा कर रहे हैं कि DHA ने CDA के साथ मिलकर NIH की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। नए बनने वाले DHA के लिए सैकड़ों दरख्त काट कर 1 किलोमीटर तक का रास्ता बना लिया गया है। पूरा मुल्क DHA बन गया है, ये दावा कर रहे हैं सहाफ़ी एजाज सैयद। और उसके साथ साथ शक्कर-पड़ियाँ मैंने आपको बताया, F9 पार्क से काटे जा रहे हैं दरख्त, और ये सारा क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी साहब के जो लाहौर से उन्होंने मुसल्लत किया इस्लामाबाद के शहरियों पर। रंधावा साहब चेयरमैन CDA भी हैं और कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं। तनकीद हो रही है, सहाफ़ी चीख रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात हो रही है, जो मौसमियाती मौसमियाती तब्दीलियों की तंजीमें हैं वो इस पर बात कर रही हैं, लेकिन ना तो चेयरमैन CDA और ना ही मोहसिन नकवी के कानों पर जूं तक रही गई है। मैं पहले कहता हूँ इस वक्त ये अथॉरिटेरियन रजीम मोहसिन नकवियों की है, यहाँ बड़े बड़े छोटे छोटे मोहसिन नकवी बैठे हैं, लिहाजा उनसे कोई पूछगाछ नहीं कर सकता। तो आपको याद होगा कि जब 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम हुई तो हम कोर्ट रिपोर्टर चीख चीख कर बताते रहे कि इस मुल्क में बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से ये जो अथॉरिटेरियन रजीम और इसके स्टेक होल्डर हैं, जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त शामिल है, जिसको ख्वाजा आसिफ साहब हाइब्रिड निज़ाम का नाम देते हैं, ये बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में अपने सियासी अज़ाइम, अपने नापाक जो उनके मकासद हैं, उसके लिए अदलिया को दफन करने जा रही है। अदलिया दफन कर दी गई 26वीं और 27वीं तरमीम में, मगर इस वक्त बहुत सारे हमारे जो सहाफ़ी जो मीडिया इंडस्ट्री में बूमर्स हैं, वो जो स्टेटस को के बड़े ही हामी सहाफ़ी समझे जाते हैं और बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन इस सारी सूरत हाल में। 26 नवंबर इस्लामाबाद में गोलियां चलती रहीं, खून बहते रहे, उन्होंने उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। तो अब वो दरख्त कटने पर चीख का है, मातम कुना हैं, रो रहे हैं कि जी ये बड़ा जुल्म हो रहा है। तो हजूर, ये जो अदलिया को दफन किया गया है, ये PTI या इमरान खान के लिए नहीं किया गया। उसका पहला निशाना जो है वो इस्लामाबाद के नूरपुर शाह, बरी इमाम और इसके गिरद जवार के हज़ारों घर ऐसे थे जो वहाँ पर मजदूर के थे, जो दिहाड़ीदार लोगों के थे, जो किसी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पर लोअर स्टाफ में काम करते हैं। हम खुद मीडिया इंडस्ट्री से, हमारे इदारों में, मीडिया इंडस्ट्री के इदारों में जितने भी ऑफिस बॉय थे वो बेचारे वहीं रहते थे, उनके घर थे वो अलॉट हो चुके थे, किसी ने ज़मीन परचेज़ की थी, लोगों ने अपने घर की जमा पूंजी लगाई, कोई जब ज़ल्ज़ला आया आज़ाद कश्मीर से यहाँ उन्हें ज़मीन अलॉट की गई तो तमाम घर मसमार कर दिए गए। उसके अलावा मज़ीद भी कई बस्तियाँ ऐसी हैं जो इस्लामाबाद में मसमार करने जा रहा है ये मोहसिन नकवी हुकूमत, और इसमें लाखों लोग मुतासर होने जा रहे हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, सब खामोश रहे। अदालती अहकामात मौजूद थे कि आप इनके घर जो है वो नहीं गिरा सकते, हुक्म इम्तना था, मगर जो CDA है उन्होंने अदालती अहकामात जो अपने जूतों की
नीचे रोंदे और उसके बाद फिर अब निशाना बना है दरख्त, तो हजूर अब सब भुगतेंगे, ये जो खमियाजा है ना ये हम सब भुगतेंगे। अदलिया पहले कहीं दरख्त की कटाई होती थी तो 100 मोटर नोटिस ले लिया जाता था, अदालत में कोई दरख्वास्त दायर हो जाती थी। इस वक्त अथॉरिटेरियन रजीम के मोरे जो हैं वो वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी माजरत के साथ मुझे ये कह लेने दीजिए वहाँ पर बैठे हैं, किसी के कानों पर कोई जू नहीं रिंग रही, सब भंग पी के सो रहे हैं। और हम और हमारी आने वाली नस्लों जो हैं वो इस मौसमियाती तब्दीली जैसे नासूर का सामना करेंगी। ये इस वक्त जितने भी फैसला करने वाले लोग हैं इन्होंने तो इस मुल्क में रहना नहीं है। तो ये अब तक ये सूरत हाल है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म के तवसत से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।